हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम माइनर टेस्ट 3 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज में और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आया था उन क्वेश्चंस को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं इस क्लास की। क्वेश्चन नंबर 3 था माइनर टेस्ट 3 का। क्वेश्चन है अवस्था परिवर्तन के दौरान। तो देखिएगा, जब भी किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है, जैसे बर्फ से जल का बनना, जल से भाप का बनना या जल से बर्फ का बनना, जब भी कोई पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन लाता है या उस पदार्थ की अवस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है, तो टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब सभी अवस्था परिवर्तन है ना, वो समतापीय होते हैं, आइसोथर्मल होते हैं। बट अवस्था परिवर्तन के दौरान उष्मा में या उष्मा का या तो उत्सर्जन होता है या उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसका मतलब डेल्टा एच का जो मान है ना, डेल्टा एच का मान वो या तो नेगेटिव होगा या क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। जब भी कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करेगा, जैसे बर्फ से जल का बनना, तो वो प्रक्रिया कैसी है, उष्माशोषी है, और उष्माशोषी प्रक्रिया के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या फिर मान लो कोई पदार्थ है, पानी मान लेते हैं अपन, पानी से बर्फ बन रहा है, तो पानी जब बर्फ में चेंज होगा तो पानी के कण कहाँ आएंगे, पास पास आएंगे, तो वो प्रक्रिया कैसी है, उष्माक्षेपी है। इसका मतलब डेल्टा एच का मान उसके लिए नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच या तो नेगेटिव होता है या क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब शून्य तो नहीं होता। तो इसका मतलब पहला कथन नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेल्टा एच क्या दे रखा है, शून्य दे रखा है। दूसरे कथन में डेल्टा एच शून्य नहीं दे रखा, मतलब डेल्टा एच का मान 0 के इक्वल नहीं है। तीसरे में भी देखो डेल्टा एच का मान 0 के इक्वल नहीं है, और चौथे कथन में डेल्टा एच क्या है, 0। इसका मतलब ये भी कथन गलत है। अब अपन को डेल्टा ई को चेक करना है। तो देखिएगा, जब भी कोई पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, तो जो पदार्थ के कण होते हैं उनकी स्थिति परिवर्तित होती है ना। जैसे बर्फ से जल बनेगा तो कण दूर दूर जाएंगे, जल से जब बर्फ बनेगी या जल से जब भाप बनेगी, तो जल से भाप बनेगी तो बताओ कण और दूर दूर जाएंगे। तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो कणों की जो स्थिति होती है वो परिवर्तित होती है, और कणों की स्थिति अगर परिवर्तित होगी तो स्थितिज ऊर्जा में कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा, और स्थितिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन आता है तो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में भी क्या आएगा, परिवर्तन। इसका मतलब डेल्टा ई का जो मान है वो भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। तो इस हिसाब से देखें तो डेल्टा एच का मान भी 0 नहीं है और डेल्टा ई का मान भी 0 नहीं है। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें डेल्टा ई 0 दे रखा है। तो आपको एक लाइन याद रखनी है, सभी अवस्था परिवर्तन समतापीय होते हैं। डेल्टा टी का मान 0 होता है, बट डेल्टा एच और डेल्टा ई का मान अवस्था परिवर्तन के दौरान शून्य नहीं होता। वापिस से सुन लीजिएगा, सभी अवस्था परिवर्तन समतापीय होते हैं, लेकिन अवस्था परिवर्तन के दौरान डेल्टा एच और डेल्टा ई के मान शून्य नहीं होते। डेल्टा टी का मान क्या होता है, शून्य, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या दर्शाता है। तो देखिएगा, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है कि परम शून्य ताप पर पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए एंट्रोपी का जो मान है वो शून्य होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, 0 केल्विन। तो ऊष्मागतिकी का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि परम शून्य ताप पर पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए एंट्रोपी का मान शून्य होता है। एंट्रोपी कितनी होती है, शून्य। कब, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। हालांकि इस टेम्परेचर तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन ये रूल दिया गया था कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहता है कि परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एंट्रोपी का मान कितना होता है, 0। तो अब अगर हम इन चारों ऑप्शंस को चेक करें तो ऐसा पहले ऑप्शन में हमें कुछ प्रतीत हो रहा है कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एस टी 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उसका मान कितना हो गया, 0। मतलब इस कथन का मतलब है कि जैसे जैसे हम परम शून्य ताप की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एंट्रोपी का मान भी शून्य की ओर क्या होता जाता है,
अग्रसर होता जाता है। तो ये कथन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, इसका मतलब है S लिमिट लगाई गई है कि t को 0 की ओर अग्रसर किया गया है, और t को जब 0 की ओर अग्रसर करोगे तो S का मान भी किधर जाएगा, 0 की ओर। इसका मतलब वो जो निकाय होगा ना, पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जो निकाय है वो अपनी अव्यवस्था वाले रूप से, मतलब अपनी अव्यवस्था वाले रूप से वो किस में जाएगा, व्यवस्थित होता जाएगा वो, है ना। एंट्रोपी का मान अगर घट रहा है, इसका मतलब निकाय जो है वो अव्यवस्थित रूप से किस में जा रहा है, व्यवस्थित रूप में जा रहा है। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा, क्योंकि देखो इसमें अनंत दे रखा है, इसमें नेगेटिव दे रखा है, इसमें दे रखा है शून्य नहीं है। तो ये वाला कथन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस कथन का मतलब वापस से बता देता हूं कि जैसे जैसे हम परम शून्य ताप की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एंट्रोपी का मान भी 0 की ओर अग्रसर होता जाता है। नेक्स्ट, ऐसे क्रिस्टल जिन पर उष्मागतिकी का तृतीय नियम लागू नहीं होता। तो वापस से सुन लीजिएगा, उष्मागतिकी का तृतीय नियम कहता है कि परम शून्य ताप पर पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए एंट्रोपी का मान शून्य होता है। बट इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे बर्फ, ठोस, NO, N2O, CO, CO2 और समस्थानिकों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा अपन ने नोट्स में मेंशन भी कर रखा है। तो ऐसे क्रिस्टल जिन पर उष्मागतिकी का तृतीय नियम लागू नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिस्टल, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टलीय बर्फ, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्लॉसियस क्लैपेरियन समीकरण है। ये समीकरण आपको याद रखनी है। क्लॉसियस क्लैपेरियन समीकरण होती है ln P2 बटा P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV डिवाइडेड बाई R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। T1 टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको अगर T1 पर वेपर प्रेशर को P1 माना गया, T2 पर P2 माना गया है ना। T1 पर वेपर प्रेशर P1, T2 पर P2। तो P1 और P2 के मध्य संबंध है ना, P1 और P2 के मध्य जो संबंध बताया जाता है वो किससे बताया जाता है, वो बताया जाता है क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन के द्वारा, है ना। T1 टेम्परेचर पे अगर वेपर प्रेशर P1 हो किसी लिक्विड का और T2 पर P2 हो, तो इनमें जो रिलेशन बताया जाता है वो कौन सी इक्वेशन से बताया जाता है, ये आपको याद रखनी है डायरेक्टली। नेक्स्ट, डी बाई का टी घन नियम क्या है, ये नियम भी आपको याद रखना है। डी बाई का टी घन नियम ये नियम कहता है कि किसी भी निकाय की जो Cp और Cv की वैल्यू होती है, Cp और Cv की जो वैल्यू होती है वो ताप की तीसरी घात के समानुपाती होती है ना। Cp और Cv का जो मान है वो ताप की तीसरी घात के क्या होता है, समानुपाती, आपको याद रखना है। और निम्न ताप पर Cp और Cv के मान आपस में क्या हो जाते हैं, लगभग बराबर हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस वजह से डी बाई का टी घन नियम कहता है कि Cp और Cv के मान आपस में बराबर है, और ये मान जो टेम्परेचर है उस निकाय का उसकी थर्ड पावर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इस हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रेटर का साइन है, और यहाँ पर ग्रेटर का साइन दे रखा है Cv के लिए, और यहाँ पर t की पावर क्यूब नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी जा चुका है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि Cp ऑलमोस्ट इक्वल टू Cv इज इक्वल टू a t क्यूब, जहां a क्या है, कांस्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसी गैस के व्युत्क्रम ताप का मान 1000 केल्विन और वान डेर वाल गैस स्थिरांक A का मान 123 लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2 है तथा B का मान x है। तो x का मान आपसे पूछा गया है, मतलब B का मान पूछा गया है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो इनवर्स टेम्परेचर का फॉर्मूला है वो हमें आना चाहिए, और इनवर्स टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है Ti बराबर होता है 2A अपॉन RB। और आपसे है ना
b का मान पूछा गया है, b का मान x है तो x का मान पूछा गया, मतलब b का मान निकाल लो, तो b बराबर होगा 2a बटा 2a, ti नीचे आ जाएगा तो r इंटू टी आई। ठीक है, 2 इंटू a का मान कितना गिवन है, a का मान गिवन है 123 डिवाइडेड बाई r हम रखेंगे 0.0821 और इनवर्स टेम्परेचर की वैल्यू आपको गिवन है 1000 केल्विन। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 2.99, जिसको हम 3 मान सकते हैं लगभग, तो इसका आंसर 3 या 2.99 के आसपास आता है। लेकिन ऐसा कोई भी आपको आंसर ऑप्शंस में गिवन नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपनी नोटबुक में नोट कर ले। और टेस्ट सीरीज में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस क्वेश्चन के आंसर को स्टार मार्क किया गया, क्योंकि 2.99 ऑप्शंस में नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। अभिक्रिया आपको गिवन है C18H36 प्लस 27O2 इक्वल टू 18CO2 प्लस 18H2O, है ना। और ये कह रहा है कि डेल्टा H, डेल्टा S और डेल्टा G के आपसे क्या पूछे हैं, चिन्ह पूछे हैं। तो सबसे पहली बात ये देखिएगा, हाइड्रोकार्बन का दहन करवाया जा रहा है, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और जब भी हम हाइड्रोकार्बन का दहन करवाते हैं तो जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो डेल्टा H कैसा होगा बताओ, नेगेटिव होगा। सही बात है, डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव। पहली बात तो ये। दूसरा, डेल्टा एस डिपेंड करेगा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पर, कि वो बढ़े हैं या घटे हैं। अगर बढ़ेंगे तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा और घटेंगे तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर 27, ये तो देखो हाइड्रोकार्बन है, ये 27 ऑक्सीजन गैस के अणु है और इधर 18 है और ये भी कितने हैं, 18। तो ये देखिएगा 27 से 36 हो गए, 27 से कितने हो गए, 36। और 27 से अगर 36 हो रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो डेल्टा एस भी क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। सॉरी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तीसरा, डेल्टा जी, है ना, ये एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में देखो माइनस प्लस माइनस, 2 में माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट, आंतरिक दाब का व्यंजक है। तो ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलता है, हमने पढ़ भी रखा है, तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि नियत ताप पर, है ना, आंतरिक दाब का जो फॉर्मूला दिया जाता है वो नियत ताप पर आयतन में परिवर्तन करने पर, प्रति इकाई आयतन में परिवर्तन करने पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम करने पर आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, इस बात को दर्शाने वाला जो व्यंजक होता है उसे कहा जाता है आंतरिक दाब। तो आंतरिक दाब का फॉर्मूला याद रखें, डेल्टा E बाई डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम में चेंज करने पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आता है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, उसे कहा जाता है इंटरनल प्रेशर। निम्न में से किस प्रक्रम में एंट्रोपी घटती है, तो एंट्रोपी कब घटेगी, जब निकाय अपने अव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रूप में जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है विलियन से सुक्रोज का क्रिस्टलीकरण। तो बिल्कुल सही बात है, जब विलियन में सुक्रोज घुला हुआ रहता है तब वो ज्यादा अव्यवस्थित रहता है, लेकिन जब उसका क्रिस्टलीकरण होता है, तो क्रिस्टलीकरण होगा तो जो आपकी शर्करा है या आपकी जो सुक्रोज है वो सुक्रोज नीचे जाके बैठेगी और क्रिस्टल बनाएगी और व्यवस्थित रूप में जाकर के नीचे बैठ जाएगी। तो अव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रूप में जा रही है
वो शर्करा, वो सुक्रोज, इस वजह से उसकी एंट्रोपी में क्या आती है, कमी आती है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। लोहे पर जंग लगना या लोहे में जंग लगना, लोहे पर जंग लगने पर एंट्रोपी बढ़ती है, बर्फ के गलने पर एंट्रोपी बढ़ती है और कपूर के वाष्पीकरण में भी एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि इन तीनों ही केस में अव्यवस्था बढ़ती है और इसमें अव्यवस्था घटती है और व्यवस्था बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a+2b से 2c + 3d के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा E का मान 19 किलो कैलोरी है। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान आपसे पूछा गया है और R का मान आपको दे रखा है 2 कैलोरी केल्विन प्रति मोल। तो डेल्टा E का मान जब गिवन हो, डेल्टा H का मान आपसे पूछे, डेल्टा E का मान जब आपको गिवन हो, डेल्टा H का मान आपसे पूछे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है। डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। सही है। अब मुझे बताइएगा डेल्टा E का मान कितना गिवन है। डेल्टा E का मान गिवन है 19 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19, ये किलो कैलोरी में ध्यान रखिएगा। अब हमें डेल्टा NG चाहिए, तो डेल्टा NG हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स है ना, गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स। गैसियस प्रोडक्ट के कितने मोल्स है बताओ, 3 और 2 5, और इधर देखो 2 और 1 3। तो बताओ गैसियस प्रोडक्ट के मोल, 5 में से 3 घटा दो, कितना बचा बताओ 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू भाई R का मान कितना गिवन है 2 कैलोरी, तो इसको हमें किलो कैलोरी में रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने डेल्टा E का मान किलो कैलोरी में लिया है और हमें डेल्टा H भी किलो कैलोरी में निकालना है, क्योंकि इधर किलो जूल में दे रखा है। तो अगर आप इसको 19 लिखते हो तब तो 2/1000 लिखना, अगर आप 19 नहीं लिखते हो, इसको 19,000 लिखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, R का मान गिवन है और T का मान आपको 27 है, और 27 को केल्विन में बदलोगे तो आएगा 300। तो ये हो गया 19 प्लस, सही है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12/10, सही है। तो ये हो गया 19 प्लस 1.2, सॉल्व करोगे आएगा 20.2 किलो कैलोरी। ठीक है, पर मोल कितना आया बताओ, 20.2 किलो कैलोरी पर मोल आया। अब इसको आपको बदलना पड़ेगा किलो जूल में। किलो जूल में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, किलो जूल में बदलने के लिए आप इसको 4.18 से गुणा करेंगे। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो इसको गुणा करो किससे, 4.18 से। तो 20.2 को 4.18 से गुणा करोगे तो आएगा 84.5 किलो जूल लगभग, है ना, पर मोल। अब ये वाला ऑप्शन विकल्पों में दिया हुआ नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था और आंसर की में इसको स्टार मार्क किया गया था। नेक्स्ट, 2 मोल एक परमाणुक आदर्श गैस रुद्धोष्म तथा उत्क्रमणीय ढंग से 300 केल्विन से 200 केल्विन तक प्रसारित की गई तंत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। तो स्टूडेंट्स, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो किया गया कार्य होता है ना, निकाय द्वारा जो किया गया कार्य होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में, उसका फॉर्मूला होता है W बराबर, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, W बराबर NCV dt या डेल्टा T। इसको हम लिख सकते हैं NCV T2 माइनस T1। सही है। बताओ N का मान कितना है सर, N का मान है 2, CV का मान आपको गिवन है 12.5, T2 माइनस T1, T2 कितना गिवन है, ये देखो ये T1 है 300 केल्विन से 200 केल्विन तक क्या किया गया, प्रसारित किया गया। तो T1 300 हो गया, T2 कितना हो गया 200, तो हम लिखेंगे 200 माइनस 300। ठीक है, 2 गुणा 12.5 गुणा ये हो गया माइनस का 100, 2 गुणा, इसको सॉल्व करोगे 12.5 को 100 से गुणा करोगे तो 1250 आएगा, 1250। लेकिन ये 1250 किसका है बताओ, माइनस का। तो माइनस 1250 गुणा 2 कितना हो गया बताओ, 2500, माइनस का
2500, और माइनस का 2500 का मतलब हो गया किलो जूल में बदलोगे, जूल में आया ना, जूल पर जूल में आया, सॉरी अपन से डब्लू पूछा है तो जूल में आया, और जूल को हम किस में बदलेंगे, किलो जूल में, तो 1000 का भाग दे देंगे, -2.5 किलो जूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 1, है ना। तो आई होप इसमें कोई क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो या तो पहला आंसर होगा, इसमें भी थोड़ी मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको अब इम्प्रूव कर लेंगे, अपने कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में, आदर्श गैस का क्या हुआ है, रुद्धोष्म प्रसार हुआ है। और रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, देखो हम जानते हैं डेल्टा ई बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q कितना होता है, 0, तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा बताओ, डब्ल्यू। तो रुद्धोष्म प्रसार में जो डब्ल्यू है उसका मान डेल्टा ई के क्या होता है, बराबर। नेक्स्ट, निम्न में से गलत संबंध है, तो ये मैक्सवेल संबंध है। मैक्सवेल संबंध के बारे में आपको ये पूछा गया है कि कौन कौन से संबंध इसमें, कौन सा संबंध इसमें गलत है। तो देखिएगा, मैक्सवेल संबंध के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में भी थोड़ी दिक्कत है। इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, दो इसमें क्या है, गलत है। तो आप इसको भी अपनी कॉपी में मेंशन कीजिएगा कि गलत संबंध आपसे पूछा गया है। तो मैक्सवेल रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना होता है, एक तरीका बता रहा हूँ, वो आप याद रखेंगे और फिर मैच करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखो ऐसे लिखना है, TTSS बटा VP, ऐसे लिखोगे, पहले ऊपर लिखना है TTSS, नीचे लिखना है VP, ठीक है। फिर इनके सबके डेल लगा देना है, फिर इनको ब्रैकेट में बंद कर देना है, फिर यहाँ पे बराबर के निशान लगा देने हैं। फिर क्या करना है, ये जो नीचे नीचे वाला है ना, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है, इनको क्रॉस कर देना है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। उल्टा करके लिखना है, अच्छा इसको उल्टा करके लिखना है, ये ध्यान रखना है ना। नीचे वाले को यहाँ लिखोगे उल्टा करके, इसको यहाँ लिखोगे उल्टा करके, इसको यहाँ लिखोगे उल्टा करके, उसको यहाँ लिखोगे उल्टा करके। समझ में आ गई। नीचे वाले को ऊपरी ऊपर और ऊपर वाले को नीचे नीचे, और बाकी दोनों को भी क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है, उल्टा करके करना है। तो इसको अपन उल्टा करके करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, डेल्टा पी बटा डेल्टा एस, इसका उल्टा ये होगा। इसका उल्टा बोलो, डेल्टा वी बटा डेल्टा एस, इसका उल्टा बोलो डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, और इसका उल्टा बोलो डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। इन सबको किस में बंद कर दिया, ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लगा हुआ है, v, उसको यहाँ लगा देना है, और इसके नीचे जो लगा हुआ है उसको यहाँ लगा देना है। इसके नीचे क्या है, देखो p है ना, तो उसको यहाँ लगा देना है। इसके नीचे s है ना, इसको यहाँ लगा देना है। इसके नीचे क्या है, v, इसको यहाँ लगाना है, इस t को यहाँ लगाना है। इसके नीचे क्या है, p, इसको यहाँ लगाना है, और इसके नीचे क्या है, t, तो इसको यहाँ लगाना है। और फिर जो पहला वाला है ना उसके आगे माइनस लगाना है, और एक चौथा वाला है ना उसके आगे क्या लगाना है, माइनस। तो ये बन गए आपके मैक्सवेल रिलेशनशिप। अब इनको चेक करेंगे कि कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। तो देखो सबसे पहले अपन पहले वाले को चेक करते हैं, टीवीएस, टीवीएस सही है, बराबर क्या है, माइनस पीएसवी। ये देखो पीएसवी, इसका मतलब ये सही है। अब पहले तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, वीटीपी, वीटीपी ढूंढो, देखो ये रहा वीटीपी, वीटीपी, इधर की देखो क्या है, एसपीटी, एसपीटी, और देखो माइनस भी लगाओ, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। इसको देखो टीपीएस, तो ये रहा टीपीएस, देखो टीपीएस इज इक्वल टू वीएसवी, लेकिन इसमें देखो क्या है, VSP, तो एक्चुअल में क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, जिस वजह से यहां पर ये V लिखा गया, होना चाहिए था ये P, जिस वजह से इसका चौथा आंसर करेक्ट हो जाता। तो इसका सही आंसर तो ये दूसरा और चौथा दोनों होंगे, क्योंकि ये गलत हो गया, इसकी वजह से गलत हुआ है, तो ये गलत हो गया। इसको देखो PTV, PTV ढूंढो है क्या कहीं, PTV इसमें नहीं है, ये रहा PTV,
PTV इज इक्वल टू देखो SVP, ये देखो SVT आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है गलत, इसमें यहाँ T हो जाता या फिर इसमें से एक आंसर हो जाता है इसका, लेकिन यहाँ पर इसके दोनों ही आंसर क्या है, ये गलत है। तो दूसरा और चौथा इसका क्या माना गया था, उत्तर माना गया था। तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये थे माइनर 3 में जो क्वेश्चंस थे थर्मोडायनेमिक्स में जिनमें आपको प्रॉब्लम फील हुई, उनको हमने यहाँ पर निस्तारित किया है। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी माइनर 4 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।